बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद अ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक्चुअली एक क्वेश्चन होता है जिसका हमें आंसर चाहिए होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर लें तो हम कई ऐसे प्रॉब्लम से फेमिलियर हैं जो कंप्यूटर से ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। हम देख चुके हैं कंप्यूटर साइंस में सॉर्टिंग प्रॉब्लम। कोई गिवन लिस्ट है, उसको सॉर्ट करना है। सर्चिंग प्रॉब्लम, किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट सर्च करना हो। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, कोई गिवन नेटवर्क है और आपने उसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा फाइबोनाची नंबर और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं और मोस्टली होता ही है कि इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम डायरेक्ट उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रोग्राम बनाया और वो इनएफिशिएंट या इनकरेक्ट हुआ तो क्या होगा? यानी सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से प्रोग्राम क्रिएट किया, अगर वो इनएफिशिएंट या इनकरेक्ट हुआ तो आप क्या करेंगे? आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर दोबारा से क्रिएट करेंगे, और अगर फिर इनएफिशिएंट और इनकरेक्ट हुआ फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये हिट एंड ट्रायल का ये जो प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या? होना ये चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रोग्राम कोड में जाने की बजाय इन बिटवीन इस 3 फेजेस से गुजरना होगा। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन होगा, फिर उसकी करेक्टनेस चेक होगी, पूरे इस एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे और देन हम उसको प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फेजेस हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रोग्राम कोड के इन बिटवीन, इसको हम एन एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस कहेंगे। और यही आपका पूरा सब्जेक्ट है जिसको इसमें हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। हम एल्गोरिथम डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं? जब हम एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका स्केच ड्रॉ करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन का। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उसका एल्गोरिथम डेवलप करना है। एक्चुअली थिंकिंग एल्गोरिथमिकली इज़ अ नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय कंप्यूटर। क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़ायद एल्गोरिथम्स हैं और ये भी देखा गया है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ पे बेस करते हैं और उन एल्गोरिथम्स की स्पीड भी डिफरेंट होती है। यानी आपने एक प्रॉब्लम लिया, उसको एक से ज़ायद एल्गोरिथम्स में अगर सॉल्व किया तो उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी डिफरेंट होती है। और हमें क्या चाहिए होता है? हमें उनमें से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। अभी हमने बात की है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोर देन वन एल्गोरिथम्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम फेमिलियर हैं सॉर्टिंग प्रॉब्लम से, तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं वो ये हैं: इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज एंड क्विक सॉर्ट। इनमें से जो फर्स्ट 3 एल्गोरिथम्स हैं उसमें जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है उसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं, और जो लास्ट 2 हैं
उस टेक्निक को हम कहेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर। तो ये आप एक ही प्रॉब्लम है सॉर्टिंग, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए मोर देन वन एल्गोरिथम्स, और हमें किससे कंसर्न होता है, जो इन सब में से बेस्ट हो। अब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा एल्गोरिथम डिज़ाइनर फेमिलियर होता है इन एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स की, और वो कौन सी हैं? एक का नाम है ब्रूट फोर्स, सेकंड डिवाइड एंड कॉन्कर, थर्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग, फोर्थ ग्रीडी एल्गोरिथम, और बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड्स। और एक अच्छी बात ये भी है कि इन टेक्निक्स के लिए एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर आपका कोई प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम आता है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो आपको किसी नई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, इनका नॉलेज ही काफ़ी है। आप इनमें से किसी एक टेक्निक के ज़रिए भी अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कैन बी डिज़ाइंड बाय एनी वन ऑफ दिस टेक्निक्स। फर्स्ट फेज़ था आपका एल्गोरिथम डिज़ाइन, और आपने देखा कि आप इन डिज़ाइन टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स का एल्गोरिथम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन हो चुका है, उनका नॉलेज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप एक नया प्रॉब्लम डिज़ाइन करने लगे हैं, आपने जस्ट ये देखना है कि क्या आपके प्रॉब्लम की उन प्रॉब्लम के साथ कोई रिजेम्बलेंस तो नहीं। अगर कहीं रिजेम्बलेंस मिलती है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम उनमें से उस टेक्निक के ज़रिए सॉल्व होगा जिस प्रॉब्लम के साथ आपकी रिजेम्बलेंस हुई है। एल्गोरिथम डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट फेज़ आएगी करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम स्पेसिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी करेक्टनेस को प्रूव करना होता है। और करेक्टनेस क्या है? कि एल्गोरिथम करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करे फॉर एवरी लेजिटिमेट इनपुट। हर प्रॉब्लम का इनपुट डोमेन होता है, और उस प्रॉब्लम की जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं, आपका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि उसकी तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए करेक्ट आंसर करे। एक तो कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो एल्गोरिथम टर्मिनेट भी करे इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इनकरेक्ट एल्गोरिथम क्या हुआ? एक तो ये है कि वो एल्गोरिथम हॉल्ट हो विद एन इनकरेक्ट आंसर, और दूसरा माइट नॉट हॉल्ट एट ऑल ऑन सम इनपुट इंस्टेंसेस। करेक्टनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के एक से ज़ायद एल्गोरिदम्स हैं। हमने उसमें उस एल्गोरिदम को चूज़ किया है जो कि इनकरेक्ट है, और ये एल्गोरिदम है कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम में दो इनपुट्स m और n हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेना है। अगर इन दो इनपुट्स में कोई एक ज़ीरो है तो ये करेक्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इट मीन्स ये इनकरेक्ट। इसका ट्रेस देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम 60 और 24 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि 60 और 24 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, इन दो नंबर्स में जो स्मॉलर नंबर है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। इट मीन्स 60 और 24 में 24 से बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 24 से स्टार्ट करते हैं। 60 को 24 पे डिवाइड करना है, यानी इनका मॉड लें। अगर तो ज़ीरो है इसका मतलब डिवाइड हो गया, अगर नहीं ज़ीरो आता है तो इट मीन्स ये डिवाइज़र नहीं है। तो इट मीन्स 24 60 का डिवाइज़र नहीं है। तो
इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिदम है तो 24 के बाद 23 लेते हैं, एक एक कम करते जाते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। 22 लिया, 21 लिया, जब 20 लेंगे तो ये डिवाइड कर जाएगा। इट मीन्स 20 आपका डिवाइज़र है 60 का। अब 20 60 का तो डिवाइज़र है, तो इसको दूसरी इनपुट पे भी चेक करना है कि क्या 20 इसका भी डिवाइज़र है या नहीं। तो सेकंड चेकिंग आपकी होगी 24 के लिए, तो 24 mod 20 लेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स 20 60 का तो डिवाइज़र है, 24 का नहीं है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिदम है 24 से 20 तक एक का तो मिला था, दूसरा नहीं मिला। इट मीन्स इस 20 को फर्दर एक लेस करेंगे और 19 हो जाएगा, और फिर अगेन 60 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले 60 से डिवाइड करके चेक करना है, अगर डिवाइज़र हुआ तो फिर 24 के साथ। तो अब 19 को इसको देखा, डिवाइज़र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 15 डिवाइज़र है 60 का, तो एक के साथ हो चुका है। अब 24 के साथ चेक करने, दोनों के साथ होना ज़रूरी है। तो 24 क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स 15 इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता। 15 तक ये इंटीजर लेस होते हुए आया। नेक्स्ट 15 के बाद 14 लेंगे और अगेन 60 के साथ चेक करेंगे। 14 डिवाइज़र नहीं है, 13 भी नहीं है। 12 डिवाइज़र है 60 का, इसको अब 24 के साथ चेक करने, इसका भी डिवाइज़र। यही हम देखना चाह रहे थे। हमने 24 से एक एक लेस करके देखा तो हमें 12 एक ऐसा मिला जो कि 60 का भी डिवाइज़र है और 24 का। इट मीन्स 12 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ये तो था एल्गोरिदम की वर्किंग। अब इनकरेक्ट कैसे है ये? अगर हमारे पास इनपुट ये है, हम 6 और 0 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना चाहते हैं। जैसे पहले बताया था, इन दोनों इनपुट्स में से अगर एक 0 है तो ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आप देखें, यही एल्गोरिदम 6 और 0 आपने मॉड लेना है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 0 तो ये डिविजिबल बाय 0, ये आपका क्रैश हो जाएगा। इट मीन्स ये जो एल्गोरिदम है ये करेक्ट एल्गोरिदम नहीं है। करेक्ट एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी था कि ऑल पॉसिबल इनपुट्स पे करेक्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। अब हम देखते हैं कि करेक्टनेस इतनी ज़रूरी क्यों है। इमेजिन करें, एक मिसाइल है और उसके कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका एल्गोरिदम इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट किसी एक भी इनपुट पे अगर वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं देगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मिसाइल जैसे ही लॉन्च होगा, अगर वही इनपुट उसको उसके कंप्यूटर प्रोग्राम को मिल गई तो वो क्रैश भी हो जाएगा, और हो सकता है वो दुश्मन के इलाके में जाने की बजाय आपके ही इलाके में गिर पड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो उस प्रॉब्लम के लिए जो एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए। एप्लीकेशंस जिनमें एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम्स हैं, इनमें ज़रूरी है कि इनका एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए। अब करेक्टनेस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल पॉसिबल इनपुट्स में हर एक को कंप्यूटर को फीड किया जाए, फिर हर एक इनपुट पे उसके रिज़ल्ट को चेक किया जाए वो करेक्ट है या नहीं। तो जैसा आपको पता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स मिलियंस में भी हो सकते हैं, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक इनपुट की आउटपुट को भी चेक किया जा सके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्पेसिफिक इनपुट्स की अटैम्प्ट ली जाए।
तो इसको भी सफिशिएंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इनपुट्स की अटैम्प्ट नहीं ली गई उन पे वो एल्गोरिदम क्रैश हो सकता है। तो आपको एक्चुअली हर इनपुट इंस्टेंस पे ये प्रूव करना है कि उसके ऊपर करेक्ट रिज़ल्ट आता है या नहीं। तो करेक्टनेस का ये जो पार्ट है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर देखा जाए तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो करेक्टनेस को चेक करने का है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मैथमेटिकल वे है और उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए ये प्रूव किया जा सकता है कि जो आपकी ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट देंगी और वो करेक्ट होगा। तो अभी हमने देखा कि ऑल पॉसिबल इनपुट्स पे करेक्ट आउटपुट आती है या नहीं, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव किया जा सकता है। इन केस इनकरेक्ट एल्गोरिदम हो तो फिर क्या होगा? तो ये दोबारा एल्गोरिदम डिज़ाइन सेक्शन में जाएगा और किसी और टेक्निक के ज़रिए डिज़ाइन होगा, फिर करेक्टनेस चेक होगी। अगर इनकरेक्ट हुआ तो अगेन वापस आके किसी दूसरी टेक्निक से सॉल्व होगा, और जब तक कि ये करेक्ट ना हो तो उस वक्त तक ये प्रोसेस होता रहेगा। करेक्टनेस को चेक करने के बाद नेक्स्ट फेज आती है एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स। वाई एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स? सपोज हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रोग्राम कोड बना लेते हैं और हम एनालिसिस और डिज़ाइन फेज से नहीं गुजरते। इस सूरत में क्या होगा? जो प्रोग्राम बना है अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और सपोज़ वो 4 आवर्स से चले जा रहा है और कोई भी रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल नहीं पता होगा कि क्या ये इनएफिशिएंट है और सिंपली टाइम कंज्यूम कर रहा है, या फिर ये इनकरेक्ट है और इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है। इस सूरत में हम क्या करेंगे? हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और हमारे 4 आवर्स ज़ाया जाएंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन से पहले हम उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं और उसको एनालिसिस के प्रोसीजर से गुजारते हैं। उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। इसके लिए हमें उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एनालिसिस ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट होने के बाद हम देखते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन रीज़नेबल टाइम में आता है या नहीं। अगर तो प्रॉब्लम का सलूशन रीज़नेबल टाइम में आए और वहाँ एक से ज़ायद एल्गोरिदम्स अवेलेबल हो, तो हम उनमें से कौन सा ऑप्ट करेंगे? जो बेस्ट होगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। और अगर सलूशन रीज़नेबल टाइम में ना आए तो फिर क्या होगा? हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। उस प्रॉब्लम उसको दोबारा डिज़ाइन फेज़ में भेजना होगा और वहाँ से किसी दूसरी टेक्निक से उसको सॉल्व करवाना होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़रूरी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। केस 1 लेते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम रीज़नेबल टाइम में सॉल्व होता है और उस प्रॉब्लम के मोर देन 1 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से हमारी हेल्प करेगी बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। इस एल्गोरिथम से आप फेमिलियर हैं। आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उनको 1 बाई 1 आप कंपेयर करते हैं। अगर आपका लिस्ट का एलिमेंट आपके मैक्सिमम वेरिएबल से ग्रेटर है तो मैक्सिमम वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं, और अगर लिस्ट एलिमेंट आपके मैक्सिमम वेरिएबल से लेस है तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर करते हुए आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि लिस्ट एलिमेंट्स n है तो इसकी n कंपैरिजंस होंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
एन कंपैरिजन। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ये भी एल्गोरिदम हो सकता है। आप सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को सॉर्ट कर लेते हैं किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक से। यहाँ सपोज इंसर्शन सॉर्ट के ज़रिए उसको सॉर्ट किया जा रहा है। जब सॉर्टिंग हो जाए तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू एरे के लास्ट एलिमेंट पे पड़ी होगी। तो इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट करते हुए एन स्क्वायर कंपैरिजंस होते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्क्वायर। तो अब एक ही प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, एक एल्गोरिदम 1 है, एक एल्गोरिदम 2 है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि एक प्रोसीजर है उसने बताया कि एन कंपैरिजंस हैं और इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस एल्गोरिदम के बारे में कैलकुलेशन की है एन स्क्वायर कंपैरिजंस। इन दोनों को कंपेयर करें तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी मिनिमम होगी वो आपका बेस्ट एल्गोरिदम होगा। तो इस केस में एन कंपैरिजंस मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपका एल्गोरिदम बेस्ट होगा एल्गोरिदम 2 से। केस 2 को देखते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम का सलूशन रीज़नेबल टाइम में नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? फिर हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, कोई दूसरी टेक्निक से करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम लिया है फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना। ये इसका रिकर्सिव सलूशन है जो फिबोनाची नंबर की डेफिनेशन पे बेस कर रहा है। आप देख सकते हैं फिब n इक्वल टू फिब n-1 प्लस फिब n-2। ये जो टेक्निक है ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से सॉल्व हुआ है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2n/2 जो कि एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर आप फिबोनाची नंबर 200 लेवल पे देखना चाहते हैं कि कौन सा फिबोनाची नंबर होगा तो उसके लिए 40,000 ईयर्स रिक्वायर्ड है। इतनी एक्सपेंसिव है जो कि इनटॉलरेबल है कंपेयर्ड विद द ह्यूमन लाइफ। तो जब एक्सपेंसिव होगा ये तो इसके लिए हम इसकी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और ये आपके पास इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन है फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करने का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट n+1 है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वो 40,000 ईयर्स में सॉल्व हो रहा है और ये 200 लेवल पे जो फिबोनाची जनरेट होगा नंबर तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 201 नैनो सेकेंड्स। आप देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर उसका टाइम एक्सपोनेंशियल है तो आप उसकी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। और ये कैसे पता चलता है एक्सपेंसिव है या इनएक्सपेंसिव? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलता है। और ये बहुत रीज़नेबल टाइम है तो ये एल्गोरिदम हाईली एफिशिएंट है। हमने देखा कि जब करेक्टनेस चेक हो जाए तो उसके बाद जो फेज़ आती है एनालाइजिंग एल्गोरिदम उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि एल्गोरिदम एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट। और इन केस इनएफिशिएंट हुआ जैसे अभी हमने देखा तो आपको ये भी बताया गया है कि इनएफिशिएंट के केस में, इनएफिशिएंट का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एफिशिएंट होता है जो मिनिमम टाइम में आंसर दे। तो इनएफिशिएंट के केस में आप दोबारा उसको डिज़ाइन फेज़ में भेजेंगे और किसी दूसरी टेक्निक से करेंगे। तो फिबोनाची के केस में पहले हमने डिवाइड एंड कॉन्कर से किया था जो एक्सपेंसिव था, फिर हमने उसकी स्ट्रेटजी चेंज की, वापस इस फेज़ में आए और उसका डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्जन आपको दिखाया जिसमें 201 नैनो सेकेंड्स में आपका फिबोनाची नंबर जनरेट हो जाता था जो 200 लेवल पे आना चाहिए। और इन केस आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट है और करेक्ट तो है ही क्योंकि एल्गोरिदम डिज़ाइन के बाद करेक्शन चेक हुई, करेक्शन के बाद ही वो इस फेज़ में आया तो वो करेक्ट भी है और एफिशिएंट भी है। अब ये टाइम आ गया है कि आप उसका कोड जनरेट करें। तो अब कोडिंग टाइम, अब प्रोग्रामर का टाइम स्टार्ट होगा। जो आप शुरू में डायरेक्ट लेके आते थे तो उसमें देखने कितने इश्यूज हो सकते थे। प्रॉब्लम इनकरेक्ट होने में अच्छा खासा इशू था और प्रॉब्लम इनएफिशिएंट में भी अच्छा खासा प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद फिर आप
उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो और प्रोग्रामर रेडी होता है उसका प्रोग्राम कोड के लिए। उससे भी पहले जब प्रोग्रामर के पास ये एक एल्गोरिथम मिलता है जो करेक्ट है और एफिशिएंट भी है, तो वो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है, एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर। वो उसमें देखना होता है कि क्या उसके लिए लिंक लिस्ट वर्जन इम्पॉर्टेंट है या एरे इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट है। आपका कोई भी उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करें, चाहे वो उसके लिए ट्री आप सजेस्ट करें अपने एल्गोरिथम के लिए, चाहे आप स्टैक लें या आप जो भी उसके लिए आप डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं, तो उसका लिंक लिस्ट वर्जन और एरे वर्जन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो ऑप्ट करने के बाद फिर आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आप देख सकते हैं एल्गोरिथम आपने इधर से मिल गया आपको। प्रोग्रामर को जब एल्गोरिथम मिला जो करेक्ट और एफिशिएंट था, उसने उसका डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। अब एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर ये मिलके फिर एक प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो आप देखें प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम कोड के लिए जो फेजेस हैं वो इस एल्गोरिथम को जनरेट करने के लिए इस फेजेस से गुजरना होता है, और फिर प्रोग्रामर डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करके उस एल्गोरिथम का प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट साइकिल हुआ। एक और चीज़ इसमें देखने वाली है वो ये कि इससे पहले भी एक फेज़ आ सकती है, और वो है कि आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट एल्गोरिथम से सॉल्व होता है या अप्रॉक्सीमेशन डिज़ाइन से। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनका आंसर एग्जैक्ट आता है, तो आप एग्जैक्ट अगर एल्गोरिथम है तो उसको भी इस प्रोसेस से गुजार के कोड करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। और अगर उसका एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसका पॉलिनोमियल टाइम में, पॉलिनोमियल मीन एफिशिएंट टाइम, पॉलिनोमियल टाइम में उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है पॉलिनोमियल टाइम में। एक्सपोनेंशियल टाइम में तो आ सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम फिर अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन उसका एस्टिमेटेड आंसर देता है, और उसके केस में भी आपको इसी फेजेस से गुजर के प्रोग्राम कोड तक पहुंचना होगा। तो आई थिंक आपने आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।